दोस्तों ये साल जाते जाते न जाने क्या क्या दिन दिखाकर ले जाने वाला है। जब से इस साल की शुरुआत हुई है तब से कुछ न कुछ ऐसी मनहूस खबरें देखने और सुनने को मिलती है जिसे देखकर वाकई तकलीफ होती है। जब से लॉकडाउन लगा इस साल तब से लेकर अब तक अगर बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिनकी मौत कैंसर की वजह से हो गई। कुछ कलाकार ऐसे थे जिनकी मौत कोरोना के चलते हो गई। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत की मौत, जिनकी मौत के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई है और किस तरह से हुई है, लेकिन फिर भी जब तक वो कहते हैं कि कानूनी ठप्पा न लग जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत किस तरह से हुई है, तब तक तो उस चीजों को सस्पेंस में लेकर ही चलना पड़ता है। देखिए, लॉकडाउन ने कई लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके ऊपर ताले लग गए। उनमें काम करने वाले जो मजदूर थे वो भी अपना घर द्वार छोड़कर अपने अपने गांव चले गए। देखिए, बॉलीवुड और टीवी की इंडस्ट्री देखने में हमें बाहर से जितनी अच्छी लगती है, उसके अंदर कितना कालापन है, उसके अंदर कितनी तकलीफें हैं, कितना दुख है, ये बात उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा ही एक शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। यहाँ पर एक राइटर थे अभिषेक मकवाना, जो पिछले कई सालों से तारक मेहता के लिए स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उसकी कहानियां लिखा करते थे। लेकिन अब खबर ये सुनने में आ रही है कि 27 नवंबर के दिन अभिषेक मकवाना ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। सुनने में ये खबर आ रही है कि उन्होंने पंखे से लटक कर आत्महत्या की है और उनके घर से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें ये बातें सामने नजर आई कि वो आर्थिक रूप से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन अभिषेक के परिवार वालों का ये कहना है कि अभिषेक मकवाना के साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ ब्लैकमेलिंग की गई है, जिसके चलते ये सब कुछ हुआ है। देखिए, अभिषेक की मृत्यु के बाद भी अभिषेक के परिवार को लगातार वो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं और ये जो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं वो लोग उनके परिवार से पैसे की मांग तक कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अभिषेक ने जब पैसे लिए थे हमसे, तब अभिषेक ने अपने घर वालों को गारंटी के रूप में वहां पर नाम लिखवाया था। वहीं अभिषेक के जो भाई हैं जेनिस, उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ ईमेल पढ़े हैं जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभिषेक को किसी ने फाइनेंशियली जाल में फंसाया था। जेनिस ने यह भी कहा कि ईमेल रिकॉर्ड को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि पहले मेरे भाई ने एक ऐप के जरिए छोटा सा लोन लिया जो बहुत ही ज्यादा रेट का इंटरेस्ट ले रहा था। फिर मैंने उनके और भाई की ट्रांजैक्शन देखी। मैंने देखा कि वह मेरे भाई को छोटा छोटा अमाउंट देते रहे, जबकि भाई ने और कोई लोन नहीं लिया था। लोन का इंटरेस्ट 30% था। अब जेनिस का ये कहना है कि जब से इन लोगों को अभिषेक की मृत्यु की खबर मिली है, तब से ये जो फ्रॉड कॉल्स की संख्या है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। और ये जो ज्यादातर कॉल्स हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। यानी इनके जो कॉल की संख्या है फ्रॉड की, ये टाइम टू टाइम इन 3 जगहों से अपने कॉल्स को बदल बदल कर रहे हैं। देखिए, जो भी है, अब ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि अभिषेक को जो लोग कॉल कर रहे थे या उनके परिवार को जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं, जिनसे भी लोन के लेन देन की बात चल रही थी, वो लोग कौन थे, क्या वो कोई फ्रॉड थे या ऐप के जरिए किसी बड़े षड्यंत्र का खुलासा भी हो सकता है। ऐसी भी बातें आ सकती है, क्योंकि आजकल इस तरह के फ्रॉड कॉल्स आना बहुत ही आम बात हो गई है। फ्रॉड कॉल्स के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में लोग फंस जाते हैं और फंस कर इस तरह की चीजें सामने आती हैं और उन्हें आत्महत्या तक जैसा कदम उठाना पड़ता है। अब जो भी होगा वो पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही सामने आ सकेगा कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। फिलहाल दोस्तों, आपकी जो भी राय है वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।